हेलो गाइस। कैसे हो आप सब लोग। गुड आफ्टरनून। मैं आज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल मेडिवियल हिस्ट्री से शुरुआत की थी और हमने पढ़ा था कि किस तरीके से भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत हुई 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहला अरब मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया, और उसके बाद एक सीरीज से सुबुक्तकीन के बाद उसका बेटा महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ा था। 1030 में महमूद गजनवी की डेथ होने के बाद धीरे धीरे उसके साम्राज्य में उसके कबीले की पावर कम होती जाती है और एक धीरे धीरे उसी रीजन में, अफ़गानिस्तान के गजनी रीजन में, और एक कबीला धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ा लेता है और उस कबीले का नाम था गोरी कबीला। और गोरी कबीला आगे चल कर के अफ़गानिस्तान के गजनी टेरिटरी में उसी जगह पर शासन करने लगता है जिस जगह पर कभी शासन करते थे महमूद गजनवी। और इसी के तहत महमूद गजनवी के बाद भारत में आक्रमण स्टार्ट होते हैं मोहम्मद गोरी के। देखिएगा प्लीज़, अगर मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी 1175 से लेकर के 1206 ईस्वी तक इसके अटैक्स रहे हैं इंडिया के ऊपर। जितने भी आक्रमणकारी हैं जो भारत में आक्रमण करने के लिए आए, उन सब आक्रमणकारी का अपना कोई ना कोई पर्पज़ होता था भारत पे आक्रमण करने का, और इसी पर्पज़ के तहत भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था मोहम्मद गोरी। देखिएगा, अगर मैं मोहम्मद गोरी की बात करूं तो मोहम्मद गोरी का कहीं भी रीज़न ये नहीं था कि वो भारत को प्लंडर या लूटपाट करना चाहता है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। वो भारत जैसे हिंदू देश में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और इस साम्राज्य की स्थापना करने में सफल भी रहा मोहम्मद गोरी। हिस्ट्री में जब भी मोहम्मद गोरी का नाम आएगा तो मोहम्मद गोरी को द फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा जाएगा। याद रखिएगा प्लीज़, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक रहे हैं मोहम्मद गोरी। अगर मैं बात करता हूँ मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी गजनी, जो कि आपका है अफ़गानिस्तान, वहाँ के राजा थे, वहाँ पर रूल करते थे। 1175 में इसने अपना पहला आक्रमण गुजरात गुजरात सॉरी इसने अपना 1175 में अपना पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। मुल्तान जो कि आज आपका पार्ट है पाकिस्तान का। 1178 में, और इसने अपना दूसरा आक्रमण पाटन पाटन जो कि आपका कहाँ पे है, गुजरात, वहाँ पर किया। देखिएगा, पाटन गुजरात 1178 ईस्वी में जो इसका दूसरा आक्रमण था, उस समय पाटन गुजरात में सोलंकी वंश राज करता था और सोलंकी वंश के राजा का नाम था भीम सेकंड। भीम सेकंड ने बंदी बना लिया था मोहम्मद गोरी को, लेकिन उसे इस शर्त पर भीम सेकंड ने छोड़ दिया कि वो दोबारा फिर कभी भारत या गुजरात के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। और शायद ये इतिहास में सबसे बड़ी गलती भी रही भीम सेकंड की कि उसने छोड़ दिया मोहम्मद गोरी को। अगर इसी समय मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती तो शायद आगे का वो इतिहास नहीं होता जो अब हम पढ़ेंगे। देखिएगा, जहाँ तक मोहम्मद गोरी की बात करते हैं तो उसका मेन टारगेट था भारत में मुस्लिम एम्पायर या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। और अगर वो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था तो उसने चूज़ किया सेंट्रल इंडिया को, मध्य भारत को। और जो आपका सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया उस समय कंसीडर किया जाता था आपके दिल्ली को। उसे लगा कि मध्य भारत से अगर मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी जाए तो उसे भारत के अलग अलग हिस्सों में आसानी से फैलाया जा सकता है। इसलिए उसका सॉफ्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो टारगेट रहा है वो रहा है दिल्ली। और दिल्ली में उस समय कौन सी डायनेस्टी राज करती थी? उस समय दिल्ली में डायनेस्टी रूल करती थी आपकी चौहान। और चौहान वंश के भी सबसे पावरफुल राजा जो उस समय रूल करते थे, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। याद रखिएगा, कई बार हम पढ़ते हैं कि चौहान वंश के सबसे पावरफुल राजा, तो हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, लेकिन याद रखिएगा वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो रूल करते थे।
इसके बाद और 1191 1191 में ईस्वी में और सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध लड़ा जाता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में, जो हिस्ट्री में फेमस हुआ फॉर द बैटल ऑफ तराइन, या हिंदी में तराइन का पहला युद्ध। देखिएगा, तराइन का जो पहला युद्ध था ये लड़ा गया है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन जो है इसे आधुनिक समय में तरावड़ी के नाम से भी जाना जाता है और ये जगह हरियाणा के करनाल में है, याद रखिएगा। तो कई बुकों में अगर आपको तरावड़ी का बैटल या तरावड़ी का युद्ध देखने के लिए मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, तरावड़ी ही मॉडर्न नेम है आपका तराइन का। यहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, जैसे ही ये युद्ध लड़ा गया था तो उस समय जितने भी राजपूत डायनेस्टी थे, राजपूत वंश थे, जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया या उत्तरी भारत में राज करते थे, उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा कि यहाँ पर मोहम्मद गोरी के आने का पर्पज़ यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना है। उन्हें लगा कि अगर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होगी तो इनसे उनके साम्राज्य या उनके रीजन के ऊपर एक तरीके से और मोहम्मद गोरी द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा और धीरे धीरे राजपूतों का वर्चस्व कम हो जाएगा। यही रीज़न था कि तराइन के पहले युद्ध में सभी राजपूत अपनी आर्मी को ज्वाइन या कंबाइन कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ, और तराइन के इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी, चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। याद रखिएगा, पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और राजपूतों ने संगठित होकर के हराया मोहम्मद गोरी को, और राजपूतों का नेतृत्व किया चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने। गोरी हार मानने वालों में से नहीं था। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। तराइन का जो दूसरा युद्ध था उस युद्ध में याद रखिएगा वो इतिहास का इतना निर्णायक युद्ध रहा कि उस युद्ध के बाद इस युद्ध में बेसिकली पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। और 1192 में इस युद्ध की जीत के बाद ही यहीं से मोहम्मद गोरी द्वारा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी गई। इसीलिए हम इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि चौहान और राजपूत अगर इतने पावरफुल थे तो तराइन के दूसरे युद्ध में इनकी हार क्यों हुई, और इसी के साथ मोहम्मद गोरी की जीत क्यों हुई। देखिएगा, जैसा कि आपने आज थंबनेल में देखा होगा, है ना, कि प्यार और जंग में सभी चीज़ें क्या है, जायज़ है। ये बिल्कुल सही है, प्यार और जंग में सभी चीज़ें जायज़ है। कुछ ऐसा ही रीज़न था चौहान के साथ। देखिएगा, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक रीजन है जिस क्षेत्र का नाम है कन्नौज। कन्नौज में गढ़वाल डायनेस्टी रूल करती थी और गढ़वाल डायनेस्टी के उस समय बहुत ही पावरफुल राजा थे राजा जयचंद। जो राजा जयचंद रहे हैं उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ। तराइन के पहले युद्ध में राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ भी दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, कन्नौज जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है और इसे सिटी ऑफ परफ्यूम या हिंदी में इत्र का शहर भी कहते हैं। भारत में परफ्यूम की प्रोडक्शन या उत्पादन सबसे अधिक होता है आपका कन्नौज, उत्तर प्रदेश में। तो कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद वहाँ पे राज करते थे, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं उनके चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ। और 1191 में तराइन के पहले युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ भी दिया था। मीनवाइल 1191 के बाद और राजा जयचंद की एक बेटी थी जिस बेटी का नाम था संयोगिता, संयोगिता। और राजा को पता लगता है कि संयोगिता लव अफेयर में थी किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। राजा को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो जल्दबाजी में रानी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करवा देते हैं। उस समय शादियां स्वयंवर में हुआ करती थी। स्वयंवर में सभी राजाओं को इनविटेशन या निमंत्रण दिया जाता है छोड़ करके पृथ्वीराज चौहान को। और जैसे ही चौहान को ये पता लगता है तो वो सभी राजाओं के बीच में पहुंचते हैं और वहाँ से एक तरीके से किडनैप करके उठाकर लेकर के चले जाते हैं
उस समय सहयोगिता को। ये बात बहुत बुरी लगी उस समय राजा जयचंद को भी और उन राजपूत राजाओं को भी जिसे उस दिन स्वयंवर में निमंत्रण दिया था राजा जयचंद ने। और यहीं से बेसिकली सभी राजपूतों और पृथ्वीराज चौहान के बीच में मतभेद की शुरुआत हो गई। तराइन के दूसरे युद्ध में सभी राजपूतों ने ये कहा कि वो साथ देंगे पृथ्वीराज चौहान का और इसी वजह से चौहान युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध की शुरुआत होती है कोई भी राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देता और यही रीज़न था कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। हालांकि बाद में सभी राजाओं को ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें चौहान का साथ देना चाहिए था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 1194 1194 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध लड़ा गया जो हिस्ट्री में बैटल ऑफ चंदावर चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा बैटल ऑफ चंदावर चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हत्या कर दी राजा जयचंद की। और इसके बाद धीरे धीरे करके उसने एक एक राजपूतों को हटाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही रीजन था कि सबको लगा कि काश वो साथ दे देते पृथ्वीराज चौहान का। तो याद रखिएगा 1194 में लड़ा गया बैटल ऑफ चंदावर या हिंदी में चंदावर का युद्ध। याद रखिएगा मोहम्मद गोरी के सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। ये इतिहास में बख्तियार खिलजी ही रहे हैं जिन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया था उस समय के बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय को जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय आपका बिहार में स्थित है। और चूंकि हमेशा से ही जो मुस्लिम राजा रहे हैं वो खिलाफ रहे थे इस समय एजुकेशन या शिक्षा के, यही रीज़न था कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को उस समय रुइंस या हिंदी में खंडरों में तब्दील कर दिया था। और बख्तियार खिलजी सेनापति रहे हैं मोहम्मद गोरी के। 1194 के बाद और धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ानी शुरू कर देते हैं मोहम्मद गोरी। देखिएगा अगर मैं बात करूं मोहम्मद गोरी की तो मोहम्मद गोरी उस समय काफ़ी खेल प्रतियोगिताएं करवाते थे। और उन खेल प्रतियोगिता में ही 1206 में एक आर्चरी कंपटीशन या हिंदी में धनुष बाजी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं राजा। और इस प्रतियोगिता में सब दूर दूर से राजाओं को इनविटेशन देते हैं मोहम्मद गोरी। और इस समय जेल में बंद रहते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। देखिएगा तराइन के दूसरे युद्ध के बाद अरेस्ट कर लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। जैसे ही चौहान को मोहम्मद गोरी के सामने ले जाया जाता है तो चौहान गोरी से कहते हैं कि वो अपनी पलकें झुकाकर गोरी से बात नहीं कर सकते। गोरी का ये मानना था कि चूंकि भारत का सुल्तान गोरी बन चुका था तो अब पृथ्वीराज चौहान उनसे अपनी आईलिड्स या पलकों को झुकाकर बात करे। चौहान कहते हैं कि वो राजपूत हैं और राजपूतों की पलकें तभी झुकती है जब उनकी डेथ हो जाती है। इतना सुनते ही मोहम्मद गोरी दोनों आँखों निकलवा लेता है पृथ्वीराज चौहान की और चौहान को अंधा करके जेल में बंद कर दिया जाता है। और 1206 तक उसी जेल में बंद थे पृथ्वीराज चौहान, वो अंधे थे। राजा जब भी आक्रमण करते थे तो वो राजा की हत्या कर देते थे या राजा को उस समय प्रिजन या इम्प्रिजनमेंट जेल में डाल देते थे। लेकिन दूसरे राजा के दरबार में जो भी इतिहासकार कवि लेखक होते थे उनकी कोई हत्या नहीं करता था। याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं चंदर बरदाई। याद रखिएगा चंदर बरदाई। और चंदर बरदाई ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखी है जिस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता रहे हैं। ये स्टार्टिंग से ही किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध के बाद और ये किसके दरबार में आ जाते हैं? मोहम्मद गोरी। जब 1206 में ये एक आर्चरी कंपटीशन या धनुषबाजी प्रतियोगिता रखी जाती है तो चंदर बरदाई मोहम्मद गोरी से रिक्वेस्ट करता है कि इनवाइट किया जाए या बुलाया जाए पृथ्वीराज चौहान को। और चंदर बरदाई के बार बार रिक्वेस्ट करने पे इनविटेशन दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को।
चंदर बरदाई को पता था कि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छे आर्चर हैं, बहुत ही अच्छे धनुषबाजी करते हैं। यही रीज़न था। जैसे ही चंदर बरदाई अपने सामने देखता है पृथ्वीराज चौहान को, तो चंदर बरदाई वहाँ पर खड़े खड़े कपलेट या दोहा बना देता है। वो कपलेट कुछ इस तरीके से था कि 4 बाँस 24 गज, 4 बाँस 24 गज, अष्ट अंगुल है प्रमाण, अष्ट अंगुल है प्रमाण, ऐथे ऊपर है सुल्तान, ऐथे ऊपर है सुल्तान, अब मत चूको हे चौहान, अब मत चूको हे चौहान। देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस पूरे कपलेट की, तो ये एक तरीके का मेजरमेंट है। चंद्र बरदाई ने बताया पृथ्वीराज चौहान को कि जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से 4 बाँस, पहले बाँस की बल्लियों से डिस्टेंस को नापा जाता था कि 4 बाँस 24 गज और अष्ट उंगलियाँ, 8 उंगलियाँ इस बात का प्रमाण है कि इतनी ऊंचाई पर सुल्तान बैठे हुए हैं। हे चौहान, अब आप अपने निशाने को मत चूकना। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने ये मेज़रमेंट सुना, उसने जैसे ही घोड़ी ने तीर चलाने का ऑर्डर दिया, तो उसने सेम मेज़रमेंट लेते हुए तीर चला दिया और तीर घोड़ी की गर्दन के आर पार हो गया। और बताते हैं कि 1206 में उसी समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के साथ ही और बेसिकली क्या होता है कि वो साम्राज्य जिसकी स्थापना करी थी वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ बच्चों ज़रूर याद रखिएगा, हिस्ट्री में कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ही ज़्यादा है। कई बुकों में आप पढ़ोगे कि 1206 में और पृथ्वीराज चौहान के तीर लगने से मृत्यु हो गई मोहम्मद गोरी की, लेकिन कई बुकों में पढ़ोगे कि मार्च 1206 में खोखर जनजाति, एक जनजाति थी भारत में जो उस समय रूल करती थी, उस जनजाति द्वारा हत्या कर दी गई पृथ्वीराज चौहान इसकी सॉरी मोहम्मद गोरी की। तो ये कुछ एक आपको, आप अलग अलग बुकों से पढ़ोगे तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। कईयों में इसकी मृत्यु तीर लगने से बताई गई है, कईयों में कहा गया है कि तीर से ये इंजर्ड हुआ, बाद में खोखर जनजाति द्वारा 1206 में इसकी हत्या कर दी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 1206 में गोरी की तो हत्या हो गई और गोरी की डेथ होने के साथ साथ अब बचे पृथ्वीराज चौहान। जैसे ही गोरी की हत्या करते हैं या उसे तीर लगता है, तो पृथ्वीराज चौहान ने ये डिसीज़न लिया कि वो मुसलमानों के हाथ पकड़े जाएं, उससे अच्छा है कि वो चंदर बरदाई की हत्या कर देंगे और चंदर बरदाई उसकी हत्या कर देंगे। और कुछ बुकों में ये भी एविडेंस मिलता है कि ये सब प्री प्लान था, पहले से ही मिल चुके थे चंदर बरदाई पृथ्वीराज चौहान से। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी की डेथ होती है, वो प्री प्लान करते हैं और छोटे छोटे डैगर, हिंदी में जिन्हें खंजर बोलते थे, वो एक चंदर अपने पास रखते हैं और एक रखते हैं पृथ्वीराज चौहान अपने पास। और गोरी को तीर लगते ही चौहान मार देते हैं चंदर बरदाई को और चंदर बरदाई मार देते हैं पृथ्वीराज चौहान को। इस तरीके से 1206 तक आते आते दिल्ली की गद्दी पूरी तरीके से खाली हो गई। दिल्ली में वो भी राजा नहीं रहे जो पहले राज कर रहे थे, और वो भी राजा मर गए जो राज करने के लिए आए थे। आज की क्लास के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे लिए एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करते हैं, ताकि हम आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।